शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद सॉरी, आप बोल रहे थे, अचानक बीच में उनका स्टेटमेंट आया। देखिए वो कह रहे हैं 120 मिनिमम। नहीं, डीके शिव कुमार जी ने तो 141 एंड नो लेस कहा था। अब वो 120 पे रिवाइज हुआ है। 12 बजे तक का इंतजार करिए सौरभ जी, और भी रिवाइज होगा। ये रिवीजन वाले लोग हैं। पर देखिए, अभी अलका जी ने जिस प्रकार से अपमानित किया कांग्रेस के अभी तक नहीं भी चुने गए विधायकों को कि ये बिकाऊ है, कोई बैग लेकर जाएगा तो ये बिकने को तैयार है, इस प्रकार की भाषा की वजह से ही ये लोग कांग्रेस छोड़ते हैं। दूसरी बात, एक स्पष्ट स्टेटमेंट आज हम सभी लोग, कम से कम आज जितना भी 11 बज चुका है, तो एक स्टेटमेंट क्यों नहीं दे सकते कि ईवीएम ठीक से काम कर रहा है। बीजेपी कोई ये बहाना नहीं बनाएगी 12 बजे के बाद। क्यों कांग्रेस पार्टी अभी तक ये नहीं कह रही? क्योंकि ये ईवीएम बहाना है और अपने नेताओं को बचाना है। एक एलिबाई लेकर चलना पड़ता है। इसी से पता चलता है कि कितना असुरक्षा का भाव। देखिए अलका जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चीखने चिल्लानी चिल्ला चोट की राजनीति करना। अच्छा अलका जी, समझदार है। देखो सड़कों पर चिल्ला चोट की राजनीति करना या विश्लेषण करना, मैं अलका जी 15 सेकंड दीजिए उन्हें ना, अपनी बात कंप्लीट कर ले, मैं आ जाऊंगा। बोलिए शहजाद, बोलिए। मैं सड़कों पर जाहिलों की तरह नहीं बिहेव करता। अच्छा प्लीज कृपया करके। नहीं, आपको बिहेव करने की जरूरत नहीं, आप नहीं बिहेव भी करते, तब भी आपकी जहालियत। अच्छा अलका जी प्लीज थोड़ा सा 15 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कीजिए शहजाद। साबित करने की जरूरत नहीं है के लिए, ये जाहिल हैं। अच्छा अलका जी, सौरभ जी, मैं इस प्रकार से हल्का फुल्का डिबेट नहीं करता हूं। शब्दों का सही इस्तेमाल करिए। ये संघ में महिलाओं के अच्छा अलका जी प्लीज कोई पर्सनल रिमार्क आप भी ना करें। शहजाद जी आप भी ना करें। शहजाद अपनी बात कंप्लीट कीजिए, हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, अहम दिन है। ना किसी के बीच में बोला, अच्छा ठीक ना मैंने किसी आप ना बोले बीच में। अलका जी आप मुझसे बात कीजिए, आप शहजाद बोलिए, कंप्लीट कीजिए। ऐसे भी सौरभ जी, अगर कोई अतिक्रमण करता है तो अतिक्रमण हटाना भी हमें आता है। यूपी में नतीजे भी बता रहे हैं। बोले प्लीज। देखिए, अब मैं सिर्फ अपनी बात संपूर्ण समाप्त करना चाहता हूं कि आज हम लोग केवल एक निष्कर्ष पर क्यों नहीं आ सकते कि ईवीएम के खिलाफ जो एक कैंपेन और प्रोपेगेंडा चलाया गया था उसको हम आज खत्म करते हैं। लोकतंत्र जीवित है, ईवीएम ठीक है, ये क्यों नहीं कहते? पहली बात। दूसरी बात, वो पैन एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी कहां है जी? अगर मेरा 37% वोट आ रहा है, मेरा वोट बढ़ रहा है, तो मेरे खिलाफ जनता कहां से है? ये निष्कर्ष हम कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये कम से कम बता दीजिए। चलिए ठीक है अलका जी, दो सीधे सवाल हैं इनके, आप भी जवाब दे दीजिए। आपकी जीत हो रही है, ये अपनी हार कंसीड कर लेंगे, कह रहे हैं 12 बजे अगर यही ट्रेंड रहते हैं तो आप मान लीजिएगा कि ईवीएम ठीक है, हम दोबारा सवाल नहीं उठाएंगे। और इनका वोट बढ़ गया है तो पूछ रहे हैं कैसी एंटी इनकम्बेंसी? सौरभ जी, आपकी चर्चा के दौरान ही 117 से हम 120 पहुंच गए। आप देख लीजिए, आप ही की टैली दिखा रही है। अब दूसरी बात, वोट परसेंटेज में हम इनसे फिर भी, मैं कह रही हूं, बहुत आगे रहने वाले हैं। हार ये स्वीकारेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया। कैसे हार को स्वीकार लें? कैसे स्वीकार लें कि अब देश मुद्दों की तरफ जा रहा है? आपकी सांप्रदायिकता की राजनीति को फेल कर्नाटका के मेजॉरिटी हिंदुओं ने किया है। 120 सीटें मात्र एक हमें अल्पसंख्यक का या दलित से नहीं आ रही, हमें पूरे कर्नाटका का अल्पसंख्यकों, दलितों या हिंदू वोट ने आपके खिलाफ दिया और आपको एक सबक दिया है कि 24 का चुनाव तय हो गया है। कर्नाटक से मुद्दों पर होगा। हल दीजिए महंगाई का, हल दीजिए बेरोजगारी का, हल दीजिए किसानों को। मणिपुर जल रहा था और आप कर्नाटक के प्रचार को प्राथमिकता दिए हुए बैठे थे। कर्नाटक को भी यह बात सही नहीं लगी कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मणिपुर जल रहा है उसे आग बुझाने में है। आपने लेकिन थोड़ा जल्दी और थोड़ा बड़ा निष्कर्ष नहीं निकाल लिया कि कर्नाटक से 2024 तय हो गया है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। मैं इस बात को मानती हूं कि विधानसभा लोकसभा के चुनावों में अलग रहता है पैटर्न वोटिंग का, पर एक आईना दिखाने का काम हिमाचल के बाद डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य में आकर गिरी है। हर चुनाव राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर राज्य भी लड़ेंगे तो राज्यों ने उन्हें नकार दिया है। हाँ, 24 का चुनाव प्रधानमंत्री जी की जवाबदेही बनेगी कि 10 साल आपने देश को क्या दिया है। बिल्कुल, लेकिन हर राज्य में आप जाकर प्रधानमंत्री जी का चेहरा और ध्रुवीकरण करेंगे, राज्य के मुद्दों को और नेतृत्व को आप हाशिए पे ले जाएंगे। यहाँ के लोगों ने संदेश दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छा अलका जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शहजाद जी, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी स्टूडियो में अभी जुड़े हैं। हर्षवर्धन, स्वागत है आपका। अभी आंकड़े आपके सामने, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो पहले तो जरा ये बताइए कि ऐसी नतीजों की उम्मीद थी आपको? हाँ देखिए, मुझे निजी तौर पर ये अनुमान था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अभियान के बाद जो राज्य में कमी थी वो कुछ भरपाई और होगी। मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 90-100 के आसपास कहीं आंकड़े में रहेगी
और जनता दल सेकुलर पूरी तरह से साफ होगी, यानी बहुत कम रह जाएगी वो। अब चूंकि जनता दल सेकुलर भी दिख रहा है और कांग्रेस पार्टी क्लियर मेजॉरिटी में जाती हुई दिख रही है, तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेवल पर बहुत सी बड़ी मुश्किलों से जूझ रही है। बसवराज बोम्मई को भाजपा के कैडर ने एक दिन भी अपना नेता नहीं माना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह समझना पड़ेगा कि अंतिम समय पर अपने कांधे पर पूरा जुआ उठा लेंगे और जीत जाएंगे, तो यह नहीं हो पाएगा। आपको स्टेट लीडरशिप को देखना पड़ेगा। और यहां एक बड़ी बात अलका जी बार बार कह रही, देखिए अब तो बोलने लगे, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हमें सारे हिंदू वोट भी मिले। अरे भाई, हिंदू वोट तो कांग्रेस को मिलते ही रहे, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बहुतायत नहीं आए हैं इस चुनाव में भी, इस नतीजे के बाद, वैसे मैं मानता हूं कि आ गए हैं, लेकिन अलका जी कह रही हैं कि नहीं आए हैं, तो फिर 2024 की लड़ाई अभी कांग्रेस की बहुत कठिन है। इसे आप यूं ही मानिए कि थोड़ा बहुत शगुन के लिए भी जरूरी होता है, और भारतीय लोकतंत्र के जीवन तो होने का भी प्रमाण है। तो कम से कम अब कोई भी ये भी कहना बंद करे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है, सब संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो रही। तो ये सब राहुल गांधी ने इस बार नहीं बोला, इसका भी एक अच्छा परिणाम। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि माइनॉरिटी वोट नहीं आया। दिन था ना हर्षी, आज तो आपको तारीफ कर देनी चाहिए थी, आज तो आपको बधाई दे देनी चाहिए नहीं, निश्चित तौर पर। और मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़े, और मैं तो इसके पहले भी आपके साथ जब बहस में था, उस दिन सौरभ जी भी बहस में थे, जिस दिन हम लोग एग्जिट पोल पर बात कर रहे थे, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने जो कमाल किया है, और मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों यूनाइटेड फेस दिखा रहे हैं। दोनों जिस तरह से हंसी मजाक करते वीडियो जारी किया, वो कांग्रेस का फ्लैग लगाते जारी किया, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। कांग्रेस इसी तरह से जीतती रही है। लेकिन पीएफआई से बजरंग दल को आपने इक्वेट किया। अगर आपको पूरा मुस्लिम मत नहीं मिला है तो आपने दांव थोड़ा सा गलत खेला है नेशनल पर्सपेक्टिव में। कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही तो उसको बधाई हो, बधाई हम थोड़ी देर बाद एकदम देंगे। जो जीतेगा उसको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देंगे कि राज्य का विकास उसी तरह से हो जैसे हो रहा था। अच्छा, शहजाद जी के पास जाना चाहते हैं। शहजाद, अलका जी ने खैर जिक्र छिड़ा 2024 का, कि कर्नाटक ने 2024 का संदेश भी दे दिया है। देखिए, मैं फिर से बोलूंगा, सौरभ जी, आप और देवेंद्र जी जैसे वहाँ पर इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं। कर्नाटक का पिछली बार भी हम हारे थे, मतलब इनकी हारे तो नहीं थे, वैसे इनकी सरकार बन गई थी तिकड़मबाजी से। तब कर्नाटका में किसने स्वीप किया था 2019 में? राजस्थान में ये जीते थे, राजस्थान किसने स्वीप किया था? छत्तीसगढ़ हम हारे थे, छत्तीसगढ़ में किसने स्वीप किया था? तो 2024 में किस प्रकार से वोट डलेगा लोकसभा में और विधानसभा में, मुद्दे अलग अलग होते हैं और देश की जनता बड़ी समझदार है, तो वो जानती है कि 2024 में किसको देखकर, क्या देखकर वोट करना है, किस विषय पर वोट करना है, तो बड़ी समझदार है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर अलका जी आज कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति को हमने नहीं अपनाया है, तो बताइए ना कि आज आप जो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही हैं, क्या आप मुस्लिम आरक्षण, जैसे आपके नेता ने कहा, उसको 4 से 6% करने का काम करेंगी? क्या यही है कांग्रेस पार्टी की नीति? मतलब कि किस प्रकार से धोखा होगा लिंगायत और वोक्कलिगा समाज के साथ, ये आपके सामने, SC ST OBC समाज के साथ, ये आपके सामने उदाहरण है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज ये बताए कि जो उनको क्लीन स्वीप की उम्मीद थी, वो कह रहे थे 141, मतलब कि वो सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो 50-60 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। आज अभी हम 73 पर है, 12 बजे आते आते 80-90 भी आगे पार हो जाएंगे, हमारी सरकार भी बन जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ है वो क्लीन स्वीप? टेक्निकल विक्ट्री है, नैतिक विक्ट्री हमारी है, और यूपी में तो नैतिक। अब शहजाद साहब ठीक है, अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे वो अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, 43% उनको वोट आ रहा है, आप कह रहे हैं कि उनकी जीत नहीं है, आपकी जीत है। मैं आपको समझा रहा हूँ, 43% वोट है उनका, 43% वोट है कांग्रेस पार्टी का। एक वाक्य में समझा रहा हूँ जी। सबसे ज्यादा वोट भाजपा को कब आया है? आज। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को कब आया? 1978। तो मुझे बताइए ना, किसकी जीत हुई नैतिकता के आधार पर? आज हार किसकी हुई है शहजाद जी? आज सरकार किसकी बनती दिखाई दे रही है? आज सरकार कौन बना रहा है? मैं मान रहा हूँ, आज सरकार ये बना रहे हैं आगे हैं, न्यूमेरिकली वो अभी आगे हैं। 12 बजे तक, 12:15 तक इंतजार करिए ना आप। अच्छा चलिए, सरकार किसकी बनेगी? सौरभ जी, नैतिकता के आधार पर आज हमारी जीत है। चलिए ठीक है, टेक्निकली सही आपने इनकी जीत तो माना। बोलिए अलका। टेक्निकली अभी आगे हैं, टेक्निकली आगे हैं। चलिए ठीक। मैं इनको अभी से ही, आप 73 दिखा रहे हैं, मैं 60 सीटों पर इन्हें बधाई दे रही हूँ, स्वीकार कर ले, जीत गए 60 पर। लेकिन इन्होंने खुद का 2018 में हम हारे थे, लेकिन लोग भी सुनना चाहते हैं कि 2018 में भाजपा हारी तो सत्ता में कैसे थी,
सत्ता का चीरहरण करके थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है लेकिन चीरहरण होता है, लोकतंत्र की हत्या करके डबल इंजन दिल्ली में बैठी सरकार चीरहरण करती है। तो दो उदाहरण सबसे बड़े खुद भाजपा के प्रवक्ता के मुंह से निकल गए, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, कि जहां पर हम बहुमत के बहुत नजदीक थे लेकिन बहुमत पूरा नहीं होने की वजह से इन्होंने वहां पर किस तरह खेल किया। छत्तीसगढ़ का और राजस्थान में खेल किया इन्होंने, फेल हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बाल बांका नहीं कर पाए। कर्नाटका में भी मैं फिर कह रही हूँ, हार गले से उतर नहीं रही, हार हजम हो नहीं रही। अभी भी 11 और 12 तमाम बजे तक बातें वेट मान करने को लूं, कह लेकिन रहे हैं। आज जो विधायकों को बेंगलुरु आने के लिए कहा गया है, 50 कमरे होटल में बुक करा दिए गए हैं, इसके पीछे मंशा क्या है पार्टी की? मंशा ये है कि जो विधायक चुनकर आएंगे वहां पर, हमारे बेंगलोर में कहें तो मंत्री विधायकों के घर हैं, लेकिन शपथ से पहले वो वहां नहीं जा सकते। स्वाभाविक है 224 लोग लड़े हैं, उसमें से 120 अगर जीत कर आते हैं तो उन्हें बेंगलोर बुलाकर कहीं एक जगह मीटिंग के लिए लाया जाएगा। तो उस मीटिंग के लिए अगर कहीं होटल बुक किया जा रहा है, कोई जगह जहां पर सबको एकत्रित करके मीटिंग को अमली जामला पहुंचाया जाए, सर्वदलीय बैठक हो सके, विधायकों की नेता चुना जा सके, तो उसके लिए एक स्थान चुना गया जिसमें मुझे लगता है ये बात कहां से आई जो सिद्धिरामैया और डीके शिवकुमार दोनों दिल्ली आएंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।